अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी हम नवंबर 2013 पेपर 32 से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एबीसी कॉस्टिंग का क्वेश्चन करेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर एबीसी कॉस्टिंग, और यू कैन से दैट दिस इज द ट्रिकिएस्ट क्वेश्चन ऑफ एबीसी कॉस्टिंग। वरना रिलेटिवली मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसके बहुत इजी है। If Limited was planning to introduce two products, product X and product Y, the relevant data were as follows: units to be produced and sold. अब जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन किया था उसमें इन्वेंट्रीज का इशू था, इसमें एटलीस्ट इन्वेंट्रीज का इशू नहीं है। प्रोडक्शन और सेल्स के यूनिट सेम है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, ये पर यूनिट डेटा है, ये 8 पर आवर कॉस्ट है, ये पर यूनिट कॉस्ट नहीं है प्रोडक्ट एक्स की। 2 आवर्स है 8 पर आवर। इसका ना एक यूनिट पे प्रोडक्ट एक्स के 2 आवर्स लगते हैं और 8 पर आवर पे करते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के एक यूनिट पे 4.8 आवर्स लगते हैं, उसके लिए 10 पर आवर हम पे करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स पर यूनिट 5 किलो एट 1.5 पर किलो। इसका मतलब प्रोडक्ट एक्स के एक यूनिट पे 5 किलो यूज होते हैं और पर किलो कॉस्ट 1.5 है। एंड सेम गोज फॉर प्रोडक्ट वाई। अच्छा, अब यहाँ ना से थोड़ी सी ट्रिकी इंग्लिश यूज की। ये जो 3 रोज में से वैल्यूज बताई हैं, ये इसको थोड़ा सिंपल इंग्लिश में भी समझा सकता था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग यूज की है। तो आप लोग को से अगर एक बार समझना है तो 2-3 बार और केयरफुली रीड करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी कि एग्जैक्टली है क्या। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स टू बी वर्क बाय ईच प्रोडक्शन वर्कर पर मंथ। नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय ईच प्रोडक्शन वर्कर और एवरेज नंबर ऑफ आवर्स। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कि एक वर्क प्रोडक्ट एक्स का जो एक वर्कर है वो एक मंथ में कितने आवर्स काम करता है। तो ये टोटल लेबर आवर्स नहीं है इसके, ये पर वर्कर पर मंथ आवर्स है। तो उसका ना एक महीने में एक वर्कर 200 आवर्स काम करता है जो प्रोडक्ट एक्स पे काम कर रहा है। इन एवरेज नंबर ऑफ किलोस इन ईच ऑर्डर टू बी प्लेस्ड बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो ये प्रोडक्ट एक्स के इसके 4000 किलोस का ये मतलब नहीं है कि 4000 यूनिट्स के लिए 4000 किलोस रिक्वायर्ड है। नहीं, ये 4000 किलोस पर ऑर्डर है। तो जब प्रोडक्ट एक्स के लिए मटेरियल ऑर्डर करता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो पर किलो कंपनी 4000 किलोज रिसीव करती है। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए मटेरियल जब कंपनी ऑर्डर करती है, तो एक ऑर्डर में 1500 किलोज डिलीवर होते हैं। और ये मैं प्रूव भी करूंगा कि ये टोटल यूनिट्स का डेटा नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट उसने दोनों प्रोडक्ट्स की आपको खुद अपॉर्शन करके दे दिए। अच्छा, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर एक्सपेक्टेड टू बी। तो एक टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। परचेजिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स फॉर डायरेक्ट लेबर, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। The director's policy is to set a selling price based on a markup of 50% on total cost per unit. The director asked to employees Abdul and Brian each to prepare a calculation of the selling price which should be set. Abdul decided to apportion the purchasing cost of direct material on the basis of number of kilos purchased. तो मटेरियल को नंबर ऑफ किलोस पे अपॉर्शन करेंगे, और ये टोटल मटेरियल नहीं है, ये पर ऑर्डर है सिर्फ। एंड टू अपॉर्शन द एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स, इसके लिए दूसरा कलर यूज करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स फॉर डायरेक्ट लेबर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स वर्क। तो ये टोटल लेबर आवर्स के बेसिस पे अपॉर्शन किया जाएगा। अब्दुल डिसाइडेड टू अपॉर्शन अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो वो यूनिट बेसिस पे होगा। प्रिपेयर स्टेटमेंट टू वर्क आउट द प्रपोज सेलिंग प्राइस। अब्दुल के लिए ग्रीन कलर, इसके लिए ब्लू कलर यूज कर लेते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू वर्क आउट द प्रपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर बोथ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई एज कैलकुलेटेड बाय अब्दुल। तो यहाँ पे मैं अब्दुल के अप्रोच से सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है फॉर बोथ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। अब ये भी थोड़ा घुमा फिरा के बोला स्टेटमेंट टू वर्क आउट द प्रपोज सेलिंग प्राइस। तो एक बात है कि पहले हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होगी। टोटल कॉस्ट पे जब हम, क्योंकि उस पर फिर हम मार्कअप अप्लाई करेंगे, उसके बाद हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो जो सोफार मैंने इसकी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं उस पर थोड़ा सिंपली बोला हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसमें थोड़ा उसने आपकी अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ दिया कि आप लोग खुद रियलाइज करें दैट व्हाट नीड्स टू बी डन।
अब पहला काम ये करेंगे कि इस पर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर पर यूनिट निकाल लेंगे कॉस्ट। तो एक्स का मुझे डायरेक्ट लेबर पर यूनिट निकालना है, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, 8 पर आवर और 2 आवर्स है, 8 2 16। इसी तरह डायरेक्ट लेबर वाई का निकालना है, तो 10 इंटू 4.8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। इसी तरह हम का डायरेक्ट मटेरियल भी निकाल लेंगे। एक्स का डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट निकालना है, तो 1.5 इंटू 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7.5। इसी तरह डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट हम वाई का भी निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 4 6 24। और इसमें हम एक और वर्किंग करेंगे कि ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ किलोज परचेज, तो हम टोटल किलोज परचेज भी निकालेंगे। अब उसके लिए करना ये होगा, अब देखिए पहले तो मैं प्रूव करूंगा कि ये 4000 किलोज टोटल क्वांटिटी नहीं है, ये सब पर ऑर्डर क्वांटिटी है। क्योंकि देखो उसने क्लियरली कहा है कि एक यूनिट पे 5 किलोज रिक्वायर्ड है, और प्रोडक्ट एक्स के हम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 4000। तो अगर मैं 5 को 4000 से करूं, तो देखिए 20,000 किलोज रिक्वायर्ड है मुझे प्रोडक्ट एक्स के लिए। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए अगर 6 को मैं 1000 से करवा दूं, क्योंकि एक यूनिट के लिए 6 किलो रिक्वायर्ड है और यूनिट्स पे बना रहा हूँ 1000, तो ये प्रूव हो गया कि 4,1500 ये पर ऑर्डर क्वांटिटी है। और ये उसने आगे एक पार्ट के लिए दिया है, टोटल कितने किलोज हम यूज करेंगे वो मैं खुद कैलकुलेट करना है इसमें। ये चीज़ें यूजुअली एबीसी में दी हुई होती है प्रोडक्ट्स के लिए। तो नॉर्मली जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, यहाँ हमें वो भी खुद ही कैलकुलेट करनी है। तो टोटल किलोज इसका ना 26,000 है। इसी तरह हम टोटल आवर्स भी निकाल लेंगे। अब आवर्स में भी देखे बात करते हैं, ये पर वर्कर आवर्स है पर मंथ। अब प्रोडक्ट एक्स की बात करें तो एक यूनिट के लिए 2 आवर्स चाहिए, तो अगर 2 को मैं 4000 से कराऊं, तो देखिए 8,000 आवर्स आए। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए अगर मैं 4.8 को मैं करवाऊं 1000 से, तो 4800 आया। और अगर मैं टोटल लेबर आवर्स के लिए 8,000 और 4800 को ऐड कर लूंगा, तो ये मैंने 8,000 और 4800 को ऐड किया है। अब मुझे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट परचेजिंग का निकालना है, तो 9360 डिवाइड बाय टोटल किलोज हो जाएगा। ये भी लिख लेता हूँ मैं, आगे काम आएगा 20 + 6000।
OAR, एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स। एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स का हमारे हैं 10,080, 10,080 डिवाइड बाय टोटल लेबर आवर्स विच आर 12,800। तो ये है $0.7875 पर आवर, जिसको यानी अप्रोच यूज करनी हो। अब हम इसकी डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई। इसका पर यूनिट 7.5 था, इसका 4,000 से करवा देंगे इसको। इसी तरह इसका 30,000 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए 24 into 1000 करवा दूंगा, तो इसका 24,000 आ जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट लेबर, यहाँ 16 को करवा दूंगा मैं 4,000 से। और प्रोडक्ट वाई के लिए 48 को करवा दूंगा 1000 से। तो ये हो गया 64,000। इसका 48,000 आ गया। अब इसी तरह मैं परचेजिंग ओवरहेड्स, एक में मैं आप इसको मैं आपको दोनों प्रोसेस करके दिखा दूंगा कि डायरेक्ट अगर हम इसको कैलकुलेटर में करें या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज करें। तो परचेजिंग का 0.36 पर किलो है, और इसके 20,000 किलोज है। तो 0.36 को 20,000 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके प्रोडक्ट एक्स के परचेजिंग ओवरहेड्स आ देंगे। और इसके लिए 0.36 को मैं 6,000 से कर दूंगा। तो यह है 2160। और अगर मैं 7200 को 7200 प्लस 2160, तो देखिए हमारा 9360 ही वापस आया। और परचेजिंग ओवरहेड्स मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच से भी करके दिखा देता हूँ। देखिए टोटल ये 9360 है, और इसकी जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो 20,000 है, किलोज है। और टोटल किलोज मेरे 26,000 है। तो देखिए वही आपका 7200 आया। इसी तरह 9360, इसके 6,000 किलोज हैं, टोटल किलोज 26,000 है। तो देखिए वही आपका 2160 आया। तो अब जो एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड है उसको मैं एक अप्रोच से ही करूंगा टू रिड्यूस द टाइम फॉर रिकॉर्डिंग। वरना हर ओवरहेड को मैं दोनों दोनों प्रोसेस से करता रहा तो रिकॉर्डिंग का टाइम काफी एक्सटेंड हो जाएगा। ये 10,080 है, इसके 8,000 आवर्स है।
तो इसके टोटल आवर्स है 12,800। तो ये है 6,300। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए इसके 4,800 आवर्स हैं और टोटल है 12,800। तो ये दोनों हो गई। और 6,300 प्लस 3,780, तो आपका वही 10,080 आया। इसके बाद हमारा फैक्ट्री ओवर, अच्छा सेलिंग और फिर हमारा बचा है फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड है मेरे 42,000। इसके लिए उसने कहा कि यूनिट्स के हिसाब से होंगे। तो एक प्रोडक्ट एक्स के यूनिट 4,000 है, टोटल 5 हो जाएंगे 33,600। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए उसके यूनिट 1,000 है, टोटल 5,000 है, तो दैट इज 8,400। 8,400। अब हम यहाँ वो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी लेंगे। स्टूडेंट्स यूजुअली कि आखिर में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन लेना भूल जाएंगे, जो उसने खुद आपको पोर्शन करके दिए। क्योंकि टोटल कॉस्ट पे मार्कअप लगता है तो ये नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन अगर मैं टोटल कॉस्ट पे मार्कअप लगाना है तो हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ लेनी पड़ेगी। 19,200, 6,400। ये आपको ऑलरेडी यहाँ गिवन है 19,200 और 6,400। We are done with all the variable cost and fixed cost. Now we can calculate the total cost. मैं प्रोडक्ट वाइप को करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर अंडरस्टूड होगा। तो वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ओवरहेड से टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी लेंगे हम, जाहिर सी बात है उस पर। तो 24,000, 48,000, 2,160, 3,780, 8,400, 6,400। तो प्रोडक्ट वाई की 9,2,740। इसी तरह प्रोडक्ट एक्स की भी निकाल लूंगा मैं। तो ये है 166, 160, 300। अब देखिए टोटल कॉस्ट तो मैंने निकाल ली दोनों की। अब हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो पहले हम प्रोडक्ट वाई कर लेते। अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो हम 9,2,740 को इसके 1,000 यूनिट्स थे उससे डिवाइड कर दें। तो इसका 92.74 हो जाएगा। और देखिए, अब कॉस्ट के जरिए आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, लेकिन मार्कअप के मार्क्स है इसमें, तो मार्कअप आप लोग को सेपरेटली दिखाना होगा। तो ये जो कॉस्ट है, इस पे 50% मार्कअप लगेगा, कॉस्ट पे ही लगता है मार्कअप। तो ये है 46.37।
तो ये है 139.11। इसी तरह ये प्रोडक्ट एक्स है, अगर 16300, इसके यूनिट्स 4000 है, प्रोडक्ट एक्स के यूनिट्स 4000 है, तो उसको 4000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40.075। इस पे अगर मैं 50% लगाऊं तो दैट विल बी 20.0375। तो सेलिंग प्राइस में हम 60.11 ले लेंगे। डेसिमल्स पे आपके डिपेंड करेगा, 60.12 भी आ सकती है। और एक और चीज आप लोग को दिखाता हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट ही वन कॉस्ट के जरिए डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकता था तो वो भी कर सकता हूँ मैं। अगर मैं 40.075 का डायरेक्ट निकालू 150%, क्योंकि देखिए कॉस्ट पे जब मार्कअप ऐड होगा 50% तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट का 150% होगी, तब भी आपका 60.1125 आएगा। 60.11 या 60.12 ले लें, वो कोई इतना इशू नहीं है। तो ये हो गई अब्दुल की अप्रोच। अब यहाँ ही बात करेगा ब्रायन की अप्रोच पे। ब्रायन डिसाइडेड टू अपॉर्शन द परचेसिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो परचेस ओवरहेड इस बार नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से की जाएगी, यानी जितना भी मटेरियल हमें दोनों प्रोडक्ट्स के लिए रिक्वायर्ड, उसके लिए हमें कितने ऑर्डर्स करने पड़ेंगे। क्योंकि भी आप लोगों को कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि एक ऑर्डर में सारी क्वांटिटी नहीं आएगी मटेरियल्स में, एक ऑर्डर में सिर्फ ये स्पेसिफिक क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब हमें मल्टीपल ऑर्डर्स करने पड़ेंगे, तो हमारा ऑर्डर तो हमारी हमें पूरा रॉ मटेरियल मिलेगा। अच्छा, एंड टू अपॉर्शन द एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स फॉर डायरेक्ट लेबर ऑन द बेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये जो नंबर ऑफ तो ये जो लेबर आवर्स पर वर्कर पर मंथ है, इसके जरिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालेंगे। और हमने टोटल लेबर आवर्स भी कैलकुलेट किए थे, तो उस पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स होगी। और फैक्ट्री ओवरहेड ये उसी सेम बेसिस पे ही करेगा यूनिट्स के हिसाब से। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तो खुद ही करके दिया हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ कुछ बोला नहीं, तो वो भी कॉपी पेस्ट ही हो जाएगा। अच्छा, प्रिपेयर स्टेटमेंट टू वर्क आउट द प्रपोज सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट वाई एस कैलकुलेटेड बाय ब्राइन। तो हमें अब ब्राइन के अप्रोच से सेलिंग प्राइस निकाल के दिखानी है। तो अब एक चीज देखे ये कि वेरी दोनों की अप्रोच पे जो चेंज है वो फिक्स कॉस्ट को लेके, दोनों फिक्स कॉस्ट डिफरेंट बेसिस में प्रोडक्ट्स में अपॉर्शन कर रहे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट तो देखिए डायरेक्टली यूनिट्स पे डिपेंड करती है, तो जब हमने पार्ट ए में वेरिएबल कॉस्ट निकाली ना, वो हम स्ट्रेट अवे इस पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो डिफरेंस होगा वो फिक्स कॉस्ट का होगा, तो इस तरह हमें अपना टाइम भी बचाना है। ये नहीं कि हम पार्ट बी में भी दोबारा बैठ के वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे, वो ऊपर से कॉपी होगी। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी ऊपर से कॉपी होंगे, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी सेम बेसिस पे ही कर रहे हैं, तो वो भी पार्ट ए से ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सो हमें यहाँ जो एफर्ट करनी पड़ेगी परचेजिंग ओवरहेड्स के लिए और एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स के लिए करनी पड़ेगी। तो पहले जो प्रीवियस पार्ट से डेटा यूज हो सकता है उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ, उसके बाद इस पार्ट के लिए जो रेलिवेंट कैलकुलेशंस हैं वो हम करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने आप लोगों से बात कर ली थी कि ये 4000 किलोस पर ऑर्डर क्वांटिटी है मटेरियल की, और इसकी 1500 किलोस पर ऑर्डर क्वांटिटी प्रोडक्ट वाई की। तो ये कुछ चीजें मैंने प्रीवियस पार्ट से कॉपी पेस्ट कर ली, नीचे जो कॉस्ट सारी अनचेंज यूज होगी वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है।
ये पिछले पार्ट में क्योंकि इसकी 20,000 किलोज है, इसके लिए 6,000 है, इसके लिए 8,000 है, इसके लिए 4,800 है लेबर आवर्स। ये हमें रिक्वायर्ड है कि देखिए प्रोडक्ट एक्स के लिए एक ऑर्डर में, सिंगल ऑर्डर में 4,000 किलो मटेरियल आता है, लेकिन टोटल में तो मुझे 20,000 किलोज चाहिए प्रोडक्ट एक्स के लिए। तो जिनकी मैथ्स को जरा ज़्यादा ही अच्छी है वो डायरेक्ट 20,000 डिवाइड बाई 4,000 कर देंगे, क्योंकि टोटल 20,000 रिक्वायर्ड है और एक ऑर्डर में 4,000 आते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा कि कितने ऑर्डर्स रिक्वायर्ड है, 5। और प्रोडक्ट वाई के लिए 6,000 टोटल मटेरियल रिक्वायर्ड है और एक ऑर्डर में 1,500 किलोज आते हैं, तो इसके 4 होंगे। लेकिन कुछ को हो सकता है इतना डायरेक्ट समझना है, अगर ये कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, टाइम भी सेव हो जाएगा। वरना आप लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन से कर सकते हैं अगर आप लोग की थोड़ी मैथमेटिक्स में इश्यूज है तो, या अगर इतना डायरेक्ट ना समझ आ रहा हो तो। मैं एक प्रोडक्ट का आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे प्रोडक्ट वाई है 1,500 किलोज एक ऑर्डर में आते हैं। अगर टोटल मुझे 6,000 किलोज चाहिए मटेरियल, तो उसके लिए मुझे कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, ये आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। और ये होगा 6,000 इंटू 1 6,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1,500x। अब आप लोग को प्रोडक्ट वाई के लिए निकालना है, तो देखिए वही बन रहा है इन द एंड जाके 6,000 डिवाइड बाई 1,500, तो वही आपका 4 आएगा। इसी तरह देखिए हमें जो प्रोडक्ट एक्स है ना, उसके लिए टोटल लेबर आवर्स हमें 8,000 रिक्वायर्ड है, और जबकि एक वर्कर 200 आवर्स देता है। तो जो डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर 8,000 को डिवाइड कर दें और 200 से, तो हमें पता चल जाएंगे कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह प्रोडक्ट वाई के लिए टोटल आवर्स हमें 4,800 रिक्वायर्ड है, और एक वर्कर 120 आवर्स जो है वो काम करता है एक महीने में। तो हमें दोनों के तो उसमें कोइंसिडेंस है दोनों के लिए सेम वर्कर्स रिक्वायर्ड है। वरना हम ये भी कर सकते हैं कि देखिए, अगर प्रोडक्ट एक्स की हम एग्जाम्पल है तो एक वर्कर 200 आवर्स पर मंथ देता है, तो 8,000 आवर्स कितने वर्ड्स का प्रोवाइड करेंगे एक महीने में। तो 200x इज इक्वल टू 8,000, x इज इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाय 200, तो देखिए वही 40 आया। इसी तरह y के लिए भी 40 वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, और प्रोडक्ट एक्स के जो ऑर्डर्स है वो 5 है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। परचेजिंग ओवरहेड्स नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से करना है।
तो देखिए जो हमारी जो परचेसिंग ओवरहेड है वो 9360 है। प्रोडक्ट एक्स के 5 ऑर्डर्स है और टोटल ऑर्डर्स जो है वो 5 + 4 हो जाएंगे। तो इसकी 5200 हो जाएगी। इसी तरह 9360, इसके ऑर्डर्स 4 है प्रोडक्ट वाई के और टोटल ऑर्डर्स 9 हो जाएंगे। 5 + 4 9। तो हो जाएगा 4160। तो इसके हो जाएंगे 5200, इसके हो जाएंगे 4160। एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स को चले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से कर लेते। तो देखिए हमारे एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स है 10,080 और इसमें हमें टोटल एम्प्लॉयज लेने होंगे। तो 40 + 40 80 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा $126 पर वर्कर। तो इसके लिए हम करेंगे 126 × 40। दूसरे के भी लिए यही होगा क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेम है। 5040। और अब दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा 10,080 बनेगा। तो मटेरियल लेबर फैक्ट्री ये तीनों मैंने कॉपी कर दिए थे प्रीवियस पार्ट से। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन खुद करके दिया हुआ है। इस पे जो न्यू जो डिफरेंट कैलकुलेशन करनी थी वो परचेसिंग ओवरहेड्स और एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स के लिए करनी थी। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। सो दिस इज 157040। इसी तरह हम यहाँ भी निकाल लेंगे 24,000 प्लस वाई की। चले मैं आप लोग को यहाँ करके दिखा देता हूँ एक की। 24,000 प्लस 48,000 प्लस 8,400 प्लस 6,400 प्लस 4,160 प्लस 5,040। 24,000 48,000 8,400 6,400 4,160 502 24,000 48,000 84। तो ये आ गया 96,000। एक अब ये देखे 157040, इसका मैं 50% निकाल लूंगा तो मार्कअप आ जाएगा 157040 78520। वेलफेयर से बेहतर हम या कॉस्ट पर यूनिट अप्रोच से कर लेते, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते, उस पर मार्कअप ऐड करके डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो हो जाएगा 157040 डिवाइड बाई 4,000। सो दिस इज 39.26।
इसलिए 96,000 को डिवाइड बाय मैंने 1000 किया तो फिर 96 आया जाके ये। मार्कअप हम यहाँ कर देंगे। तो मार्कअप एक प्रोडक्ट का करके दिखा देता हूँ जो 39.26 है। बल्कि ये जो आंसर है इसी का अगर हम 50% निकाल लें, यानी 39.26 का 50% 19.63। और ये आ जाएगी हमारी सेलिंग प्राइस। 39.26 प्लस 19.63, 58.89। इसका 48 हो गया, इसकी 144 आई। तो आई होप सब लोग क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है। जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है तो उनको देखे इतना डिफिकल्ट मुश्किल क्वेश्चन लगेगा नहीं। लेकिन अब अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं तो उसका ये तो नहीं ना कि आप लोग अकाउंटिंग में गिव अप कर देंगे। तो आप लोग थोड़े सा पेशेंस से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके एज मच एज पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स how to proceed with the setting of the selling price. Support your answer with reference to your calculations in part C and part B together with any other factors. तो ये देखिए इसकी एक्टिविटी से एबीसी इसकी अब ब्राइन की अप्रोच से 58.89 है। और पर अब्दुल की प्राइस देख लेते हैं अप्रोच से। इसी तरह इसकी अब्दुल के अप्रोच से 139.11 है। तो ये इसका सी पार्ट है इस क्वेश्चन का। एक्स की सेलिंग प्राइस देखिए डिक्रीज होगी 58.89 माइनस 60.11। और वाई की जो एसपी है, वाई की सेलिंग प्राइस है, वो भी डिक्रीज हो रही है। वो इंक्रीज हो रही है बल्कि ड्यू ज्यादा है 144, उसमें अब्दुल के अप्रोच में 139.11 थी। फिर यहाँ इंक्रीज है 4.89।
देखिए एक चीज़ तो उसमें ये भी कर सकते हैं जो आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि एक्स में अब्दुल की प्राइस ले लेते हैं, वाई में ब्राइन की सेलिंग प्राइस ले लेते हैं, तो उससे ओवरऑल ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम दोनों से हायर सेलिंग प्राइसेस उठाएंगे। और देखिए ये न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेगा, इसके अभी न्यू प्रोडक्ट्स है, तो हमें एक और चीज देखनी चाहिए, डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंपेटिटर्स की सेलिंग प्राइसेस क्या है। वैसे ब्राइन की जो अप्रोच है वो थोड़ा एक्टिविटीज पे फोकस कर रही है। ब्राइन का एक्टिविटी पे फोकस है, जबकि अब्दुल की एक्टिविटी में जो एम्प्लॉयमेंट ओवरहेड्स है वो लेबर आवर्स के हिसाब से हो रहे हैं, तो वो मोर ऑन द एब्जॉर्प्शन साइड हो सकती है। एक फैक्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हाउ नो वेदर प्रोडक्ट्स आर इनोवेटिव, और इनोवेटिव और सिमिलर। जो मैं रिकमेंड करूंगा ब्राइन की अप्रोच है। तो ये कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी होंगी, ऐसे उस पर सेट नहीं कर देंगे। अच्छा एक चीज मुझे और दिखानी थी जो उसकी मार्क्स की में ना, देखे जो इजियर वे आउट है वो यही है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी रिकमेंड किया था, कि पहले टोटल कॉस्ट निकाल लें, उसको यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट लगा कैलकुलेट कर लें, और उसके बेसिस से सेलिंग प्राइस निकाल लें। आप लोग इस अप्रोच से भी कर सकते हैं कि सारी वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट निकालें, लेकिन उस पर प्रॉब्लम क्या है कि फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। और ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग है, इस पे फिक्स कॉस्ट जो है वो एक्टिविटीज या डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स के बेसिस पे फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट्स में अपॉर्शन हो रही होती है। तो उसका जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे ना, उसको आपको पर यूनिट कॉस्ट पे भी चेंज करना होगा, तो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ जाएगी। अगर डायरेक्ट में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या एक्टिविटी एब्जॉर्प्शन रेट ले लेंगे तो उससे गलत आएगा, तो वो थोड़ी सी ख्वारी करनी पड़ेगी, उसमें कंफ्यूजन भी होती है स्टूडेंट्स को। तो पेपर में देखिए इजियर वे आउट है तो यूज करें, और दोनों उसने अलाउ किए। यही सेम उसने ब्राइन वाली अप्रोच पे भी किया है। जो सबसे इजी मेथड है वही है कि पहले कॉस्ट टोटल में निकाल लें, उसको यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लें। तो आई होप सो आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के इन वीडियो से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अल्लाह हाफिज़।